हम्म, हम्म। जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है क्लास 12th का, जो आपको इतिहास है एसवीपीडी का, उसका जो दूसरा लेसन है मौर्य काल से लेके आपको क्या है गुप्त काल तक का जो राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास है, इससे संबंधित जो भी आपको ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो ये जो आपको ऑब्जेक्टिव है ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे, ठीक है ना। और यह आपके एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये चैप्टर, क्योंकि देखिए इससे लगभग लगभग आपको क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुल मिलाकर जो है 30 नंबर तक के जो प्रश्न होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए साथियों, कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है सबसे पहले जो किया था वो आपको अजातशत्रु किया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि अजातशत्रु किस वंश का था। तो देखिए साथियों, ये जो अजातशत्रु था ये आपको हर्यंक वंश का जो था वो आपको दूसरा शासक था। तो इसमें और भी राजा सबका नाम दिया हुआ है, थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे देखिए, पुष्यमित शुंग, तो यह आपको शुंग वंश से क्या है कि आपको संबंध रखता है, ठीक है ना। यहाँ से इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है अशोक, यह आपको मौर्य वंश से क्या है कि आपको संबंध रखता है। उसके बाद है आपको समुद्रगुप्त, इनका जो संबंध है ये आपको किससे है, तो आपको गुप्त वंश से। तो देखिए, तो विभिन्न शासकों और उनका जो वंश क्रम है, ठीक है ना, उसको भी आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएंगे कि पुष्यमित शुंग कौन थे, तो ये आपको शुंग वंश के संस्थापक थे। अशोक, ये मौर्य वंश के जो थे वो आपको तीसरा शासक थे। समुद्रगुप्त, है ना, जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है कि आपको नेपोलियन कहा जाता था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है। तो साथियों, भारत का जो नेपोलियन है वो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इनको भारत का नेपोलियन कौन कहा था, तो आपको इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इन्हें कहा था। और ये जो देख रहे हैं समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के क्या है कि आपको 12 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। इसी कारण इन्हें क्या होता है कि आपको मतलब कि भारत का जो है वो आपको नेपोलियन कहा जाता है, मतलब कि इनकी विजय नीति से प्रभावित होकर। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना था। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ये जो जीवक वैद्य है यह आपको साथियों हर्यंक वंश के काल में था। किसके काल में था, हर्यंक वंश के। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको राइट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर और भी वंश दिए गए हैं, जैसे देखिए मौर्य वंश। तो साथियों, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वे आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको गुप्त वंश, इसके संस्थापक जो थे वो आपको श्रीगुप्त थे। ये सब आपको याद होने चाहिए। हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे वो आपको बिंबिसार, कौन थे, बिंबिसार। और इसी बिंबिसार के दरबार में जो है कौन वैद्य रहा करते थे, तो याद रखिएगा आपको जीवक वैद्य, ठीक है ना। उसके बाद है कुषाण वंश, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपको कुजुल कटफिसस, कौन थे, कुजुल कड फिसस जो थे वो आपको कुषाण वंश के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। लेकिन कुषाण वंश का सबसे महान राजा कहेंगे तो वो आपको कनिष्क हो जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लोगे। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए, अब चलते हैं 3 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है साथियों, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। ऑप्शन ए कह रहा है आपको अशोक, उसके बाद है कनिष्क, फिर आपको रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो देखिए, अपने स्वयं के खर्चे से ये जो आपको सुदर्शन झील है इसका जो मरम्मत करवाया था ना वो आपको शक शासक रुद्रदामन ने कराया था। इस बात को याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सुदर्शन झील जो है यह आपको है कहाँ। तो देखिए, सुदर्शन झील जो है वो आपको गुजरात, क्या कहेंगे, गुजरात, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक चीज और आएंगे कि इसमें और भी राजा दिए गए हैं, जैसे देखिए अशोक, ठीक है ना। तो अशोक के एक आध उपलब्धि की अगर बात करते हैं तो इसने 261 ईसा पूर्व के बाद क्या किया था कि आपको बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और यह बौद्ध धर्म के जो है आपको क्या है, हिनयान शाखा, उसका यह क्या था कि आपको बहुत बड़ा जो था आपको क्या कहते हैं, संरक्षक था, ठीक है ना। कनिष्क जो है यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का क्या था कि आपको संरक्षक था। तो इस बात को आपको याद रखना है। और इधर जो स्कंद गुप्त देख रहे हैं, तो स्कंद गुप्त का जो एक अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख, उससे पता चलता है कि स्कंद गुप्त, ठीक है ना, एशिया नहीं, ठीक है ना, पूरे यूरोप का यह ऐसा पहला शासक था जिसने हुनों को क्या किया था कि आपको परास्त किया था। और यह स्कंद गुप्त जो है किस वंश का राजा है, तो आपको गुप्त वंश का राजा था। इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। और इधर जो देख रहे हैं रुद्रदामन, यह आपको शक राजा था, क्या था, शक राजा।
कनिष्क कहेंगे, तो ये आपको कुषाण वंश का सबसे महान शासक अगर पूछा जाए कौन था, तो वो आपको कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। उसके बाद है अशोक, जो कि मौर्य वंश के मतलब महान शासक थे, क्या थे, महान शासक थे, ठीक है ना। और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को मतलब अपना लेते हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो थे वो आपको श्रीलंका भेजते हैं। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं 3, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या करा है इस पे बात करते हैं। चलिए तो आप लोग जो है इसका आंसर जो है दीजिए, क्या करा है। चलिए इसका आंसर जो है आप लोग दीजिए, क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको, हाँ देखिए सभी लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए तो जब सभी लोग क्वेश्चन को देख लिए हैं तो उसके बाद जो है आंसर दीजिए। चलिए बहुत सारे लोगों का जो आंसर है वो आपको बिल्कुल जो है सही आ रही है। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, और सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक क्या कीजिए कि आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाई ने किस नदी के संगम पर किया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है गंगा, सोन, पुनपुन, इसके बाद है आपको सभी के संगम पर। तो देखिए तो ये जो पाटलिपुत्र नगर है ना, इसकी जो स्थापना होती है इन सभी नदियों के संगम पर होती है। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना होती कब है, 457 ईसा पूर्व में। और ये जो आपको उदाईन होता है, इसने राजधानी को राजगिरी से परिवर्तित करके क्या किया था कि आपको कहाँ लाया था, तो आपको पाटलिपुत्र। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि हर्यंक वंश के किस राजा ने राजगिरी से राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र लाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा उदाईन। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जो है साथियों जरूर देंगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे सारे लोग। चलते हैं 5 में, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि समस्त भारत ही नहीं, ठीक है ना, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है, अभी बताए थे। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, नेपोलियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। क्या है, भीतरी स्तंभ लेख। तो इसी भीतरी स्तंभ लेख से क्या होता है कि स्कंदगुप्त के बारे में हमें क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है कि इसने हुनों को परास्त किया था। हुन जो था आपको एक विदेशी था, क्या था, विदेशी था। चलिए उसके बाद है नेपोलियन। तो ये जो नेपोलियन है ये आपको फ्रांस का शासक था। कहाँ का था, फ्रांस का शासक था, ठीक है ना। और नेपोलियन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन जब छिपता था, यानी मतलब तो संपूर्ण जो यूरोप है उसमें क्या होता था कि आपको सर्दी जुकाम आ जाता था। तो ये जो नेपोलियन है ना, केवल इंग्लैंड को छोड़कर लगभग लगभग अपने समय में यूरोप के सभी राष्ट्रों को परास्त कर दिया था। समुद्रगुप्त, इनकी जो तुलना होती है वो आपको किससे होती है, नेपोलियन से। इसीलिए अगर हम पूछेंगे कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है बाबू, कि भारत का नेपोलियन जो है किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहिएगा, तो आपको समुद्रगुप्त को। और इसी में पूछेंगे कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो साथियों यूरोप का जो समुद्रगुप्त है, ठीक है ना, वो आपको कहा जो जाता है किसे, जानते हैं, तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन का। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे। तो 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल आपको सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 6 में। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। और भाई अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और कंटिन्यू जो है आप क्लास को वॉच करेंगे, ठीक है ना, ताकि सारे चीज जो है आपके सारे डाउट जो है वो आपको क्लियर हो सके। चलिए देखिए प्रश्न क्या है कि यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वो आपको कौन था, यूरोप का समुद्रगुप्त क्या है, देखिए हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो ये जो देख रहे हैं यूरोप का समुद्रगुप्त वह कहा जाता है आपको नेपोलियन को। किसको कहा जाता है, नेपोलियन को। और नेपोलियन कहाँ का शासक था, तो यह आपको फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का था, आपको याद रखना है। फिर देखिए ये जो हिटलर है ये आपको जर्मनी का शासक था। उसके बाद है बिस्मार्क, यह आपको जर्मनी का क्या किया था कि आपको एकीकरण किया था, ठीक है ना। मुसोलिनी ये आपको इटली का क्या है कि आपको शासक था। तो देखिए यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जर्मनी जब 300 छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित था तो उसका एकीकरण कौन किया था, तो वो आपको बिस्मार्क ने किया था। इसीलिए हमारे भारत में सरदार पटेल की जो तुलना होती है ना वो आपको बिस्मार्क से की जाती है। तो सारे चीज आपको याद रखना। और ये जो बेनिटो मुसोलिनी है यह कहाँ का है, तो ये आपको इटली का। और इटली में इसने अधिनायकवादी शासन को क्या किया था, स्थापित किया था। जिस प्रकार से जर्मनी में जो है आपको हिटलर ने अधिनायकवादी शासन को स्थापित किया था।
तो छह का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है साथियों, बी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न, इसका आंसर जो है आप लोग दीजिए। 7 नंबर प्रश्न में क्या करा है इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इसका आंसर जो है दीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, मतलब कि भूमि दान करने का जो पहला प्रमाण मिलता है वो किसके अभिलेख में मिलता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, सभी। तो देखिए तो ये जो प्रभावती गुप्त है इसके अभिलेख में सबसे पहले जो है भूमि दान करने का क्या होता है, उल्लेख मिलता है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और ये जो प्रभावती गुप्त है ये किसकी पुत्री थी, तो यह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो इस बात को आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो 7 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 8 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, मतलब भूमि अनुदान से संबंधित, मतलब कि सबसे पहले भूमि अनुदान ब्राह्मणों को किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल, गुप्त काल। तो देखिए तो ये जो भूमि अनुदान अनुदान से संबंधित जो पहला अभिलेखीय प्रमाण है वो आपको किसका जानते हैं, तो आपको सातवाहन काल का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे, तो साथियों ये जो देख रहे हैं सातवाहन वंश, इसके जो संस्थापक थे वो आपको सिमुक थे। कौन थे, सिमुक थे। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद है आपको क्या, शुंग काल। तो यहाँ पे शुंग वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको पुष्यमित्र शुंग। क्या है, पुष्यमित्र शुंग। और इसने क्या किया था कि आपको बृहदत्त को धोखा दिया था और बृहदत्त की हत्या करके इसने क्या किया था कि आपको शुंग वंश की स्थापना किया था। उसके बाद है गुप्त वंश। तो देखिए तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो ये आपको श्रीगुप्त। क्या है, श्रीगुप्त। लेकिन मेरे भाई इसी में पूछ देंगे कि बताइए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तो कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे देख लीजिए। और मौर्य वंश के बारे में आपको पता है कौन है, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो 8 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या है, तो आपको बी हो जाएंगे। और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 9 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला जो प्रथम अभिलेख है वो आपको कहाँ मिला है, मतलब सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख। तो देखिए तो वो है आपको भानुगुप्त का जो है एरन अभिलेख। क्या है, एरन अभिलेख, जो कि आपको सागर से मिला। क्या है, सागर से मिला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि सागर यानी कि एरन में एक ऐसा अभिलेख मिला है, एरन अभिलेख, जो कि सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। वहां पे सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले, मतलब किसी के सती होने का पहला साक्ष्य मिला है। तो प्राचीन काल में क्या था कि हमारे समाज में व्याप्त ऐसी कुरीति व्यवस्था जिसके अंतर्गत क्या था कि पति की मृत्यु के बाद क्या होता था कि आपको महिला जो होती थी उस सती बनने पे मजबूर हो जाती थी, ठीक है ना। यानी कि पति की मृत्यु के बाद उसे जीने का जो था समाज को ये अधिकार नहीं दिया था, ठीक है ना। तो इसी प्रथा को कहा गया था सती प्रथा। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। लेकिन आधुनिक काल में इस सती प्रथा पर क्या होता है कि आपको 1829 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया जाता है। तो अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि सती प्रथा जो है भारत में जो प्रतिबंधित किया गया था वह कब किया गया था, तो मेरे भाई आप कहोगे 1829 में। ये जो सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था किसके प्रयास से, तो बंगाल के एक समाज सुधारक थे जिनका नाम है आपको राजा राम मोहन राय। क्या नाम है उनका, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। तो इन्हीं के प्रयास से भारत में सती प्रथा को क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है वो आपको क्या हुआ था कि प्रतिबंधित करने का जो है प्रयास किया था। कौन जानते हैं, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताओ कि ये जो लॉर्ड विलियम वेंटिक है इसने क्या किया था, तो कहेंगे कि इसने सती प्रथा को क्या किया था कि आपको प्रतिबंधित किया था, ठीक है ना। सती प्रथा भारत में किसके प्रयास से प्रतिबंधित हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 10 में क्या करा है, समझिएगा। करा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही है। देखिए और इसमें और भी ऑप्शन दिए गए, तो इस ऑप्शन से कुछ जीके आ रहे हैं, आप उसको क्या कीजिए, क्लियर कीजिए, ठीक है ना। और आप कमेंट करके जो है जरूर बताइए, ठीक है ना, कि उससे जो आने वाले जीके है क्या है, उससे जो आने वाले जीके है वो आपको क्या है, इस पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए इसे। बढ़िया से सारे लोग इसे बढ़िया से देख लेंगे।
चलिए इसमें और आएगा जैसे विसेंट स्मिथ, ठीक है ना। तो ये विसेंट स्मिथ जो थे ये आपको कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा था। देखिए तो विसेंट स्मिथ जो है एक इतिहासकार थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा था आपको, भारत का जो है वो आपको नेपोलियन कहा था। तो इस चीज को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है, ये प्रश्न का ये तो सही हो जाएगा, लेकिन विसेंट स्मिथ के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने क्या कहा था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था, भारत का नेपोलियन, ठीक है ना। उसके बाद एक जी के यहाँ से और आएंगे, क्या आएंगे और आएंगे, क्या जानते हैं, जेम्स प्रिंसेप। इसने क्या किया था कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले क्या किया था कि आपको पढ़ा था 1837 में, क्या है 1837 में। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला जो आपको पहला विद्वान था वो कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अभिलेख को खोजा कौन था, तो वो आपको टी फैंथलर ने खोजा था। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपको डी है यह आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का कार्य जो है अशोक के द्वारा ही क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। चलिए 11 में क्या करा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। देखिए कह रहा प्रथम, 5वें, 10वें, 13वें। तो देखिए तो कलिंग विजय का जो उल्लेख है ना वो आपको 13वें शिलालेख में। तो यहाँ से बात आती है कि कलिंग का युद्ध जो है वो आपको कब लड़ा गया था। तो साथियों 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जो होता है लड़ा जाता है। किसके बीच में लड़ा जाता है, तो याद रखेंगे एक तरफ जो होते हैं राजा अशोक, क्या है अशोक होते हैं, और एक तरफ जो होता है वो आपको खारवेल होता है। याद रखिएगा कौन होते हैं, खारवेल। ये जो खारवेल है यह महामेघवाहन वंश का शासक होता है। अशोक जो होता है मौर्य वंश का शासक होता है। तो इस युद्ध को अशोक जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध के बाद अशोक क्या करता है जानते हैं कि आपको बौद्ध धर्म को जो होता है साथियों वो आपको क्या करता है कि आपको अपना लेता है, ठीक है ना। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे और अगले चीज को देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न का आप लोग क्या कीजिए, आंसर जो है देने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए आंसर जो है इसका देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका आंसर जो है आप जल्दी से फटाफट दीजिए सारे लोग। चलिए उम्मीद है कि सारे लोग इसे देख लिए होंगे, सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए करा है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना, ऑप्शन ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मतलब प्रश्न ये पूछा जा रहा है। अब इसका जो है आपको ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, चैत्य, स्तूप, उसके बाद है गुहा वास्तुकला, उसके बाद स्तंभ। तो देखिए तो मौर्य काल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो नमूना है ना वो आपको स्तंभ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। बाकी तो जो देख रहे हैं चैत्य, स्तूप, विहार, ये सब जो है क्या है जानते हैं कि आपको बौद्ध धर्म से जुड़ा, किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए 13 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि इंडिका की रचना किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है आपको कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी, इति सिंह। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं इंडिका, ये सबसे पहले है क्या, तो यह आपको एक यात्रा वृतांत है। क्या है, एक यात्रा वृतांत है। और इस यात्रा वृतांत इंडिका की जो रचना किए थे वो आपको कौन किए थे जानते हैं, तो वह आपको मेगास्थनी। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। और मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था कब तक, तो याद रखेंगे 305 बीसी से 298 बीसी तक मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी बात देखिए कि कौटिल्य है, तो कौटिल्य ने क्या किया है कि आपको अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है वो आपको लिखे हैं। और अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर आधारित जो है पहला ग्रंथ जो है वो आपको माना जाता है भारत में। अलबरूनी इसने क्या किया है कि आपको किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखा है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो जहां से जिस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। उसके बाद है इति सिंह, यह आपको 518 से 521 तक जो है वो आपको ईस्वी तक भारत में क्या था कि आपको रहा था। और यह चीन का क्या था, यात्री था। तो इसको याद रखना है। ये जो अलबरूनी देख रहे हैं ये आपको मध्य एशिया के ख्वारिज्म का था। मेगास्थनी जो था वो आपको यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था, ठीक है ना। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो जैसा प्रश्न है आप इसे देख लोगे। तो 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 में क्या करा है, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ऑप्शन देखिए करा है कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, उसके बाद है पतंजलि। तो देखिए तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना
इसकी जो रचना किए थे वो आपको हरिसेन, और हरिसेन कौन था? तो याद रखेंगे कि यह आपको समुद्रगुप्त का जो था वो आपको दरबारी कवि था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो इसका मतलब है कि हरिसेन के द्वारा जो रचित क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, इससे क्या होता है कि समुद्रगुप्त के दिग्विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे कि आपको पुरोहित थे, तो इस बात को याद रखना है। यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये रहा करते थे, इसे आपको देख लेना है। बाणभट्ट, ठीक है ना, यह आपको हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। तो ये सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। कालिदास साथियों, तो ये जो देख रहे हैं कालिदास, ठीक है ना, ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो आपको रहा करते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग क्या कहते थे? आपको विक्रमादित्य कहते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 में, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए क्या करें कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री जो है वो आपको भारत आया था? तो साथियों, गुप्तों के काल में भारत आने वाला जो चीनी यात्री था वो आपको कौन था जानते हैं? तो ये आपको फाहियान था, और फाहियान 399 में भारत आता है। 414 ईस्वी तक जो होता है साथियों, यह क्या करता है कि आपको भारत रहता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कितना से कितना? तो 399 से 414 ईस्वी, मतलब 15 वर्ष जो है फाहियान जो है वो आपको भारत रहा था। तो पूछा जाएगा किसके दरबार में, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, कौन जानते हैं? फाहियान। तो यहाँ से इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद है ह्वेनसांग, ये आपको हर्षवर्धन के दरबार में, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कब? तो 629 में, और 644 तक जो है वो आपको रहा था। ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है ना। और ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपको सी यू की, क्या है? सी यू की। और ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो जैसा भी प्रश्न है आपके एग्जाम में आप उसे देख लीजिएगा। तो 15 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कराएं कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, भारतीय इतिहास का एक काल है आपको गुप्त काल। इसे क्या होता है कि स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में साहित्य, कला, विज्ञान, ठीक है ना, सारे क्षेत्रों में काफी ज्यादा विकास हुआ। वास्तुकला, इस सब के क्षेत्र में खूब ज्यादा तरक्की हुई, इसलिए इस काल को क्या होता है जानते हैं? कि भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जैसा भी प्रश्न आए आप इसे देखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से मुगल काल। तो मुगल काल कब से कब तक है? तो देखिए, तो 1526 से 1857 तक के काल को क्या कहा जाता है? मुगल काल। क्योंकि मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर करता है, ठीक है ना। और मुगल वंश के जो अंतिम शासक होते हैं बहादुर शाह जफर, जिन्हें 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण देश से निकालकर रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे भी प्रश्न आए आप इसे देख लीजिएगा। 16 का और राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न का आंसर जो है आप ही लोग को देना। चलिए दीजिए, हम आगे से हट गए हैं, आप जो है इसका आंसर जो है दीजिए सारे लोग, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसे देखिए बढ़िया से। चलिए देखिए, कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो देखिए ये जो अशोक है ना साथियों, यह आपको जो है किस वंश का शासक, तो याद रखेंगे यह आपको ऑप्शन दे रहा है। देखिए कि नंद वंश, क्या दे रहा है? नंद वंश। उसके बाद है आपको मौर्य वंश, फिर है क्या जानते हैं? तो आपको शैव वंश, उसके बाद है पाल वंश। तो देखिए, तो साथियों ये जो अशोक है ना, ये आपको मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के किस क्रम का शासक था? तो यह आपको तीसरा शासक था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर यहाँ देखिए नंद वंश, तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे यह जान लीजिए। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे साथियों वो आपको महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो आपको घनानंद थे। कौन थे? घनानंद या धनानंद, जो भी रहेगा आप देख लीजिएगा। तो इसी धनानंद को क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है और मगध की गद्दी पर क्या होता है कि मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो जैसा भी क्वेश्चन आए आप इसे देख लेंगे। तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या करा है? ये कौटिल्य की कृति जो है वो आपको क्या है, मतलब कौटिल्य ने क्या लिखा है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहार। तो देखिए, तो ये जो कौटिल्य है ना, इसने क्या किया है कि आपको अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है, राजनीति पर आधारित पहला ग्रंथ। बाकी जो ऑप्शन में देख रहे हैं मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहार, तो देखिए तो ये सब जो लिखा गया है साथियों, ये आपको ये तीनों जो है ये आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास को हम लोग क्या कहते हैं?
तो महाकवि कालिदास, और इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? तो आपको शेक्सपियर कहा जाता है। तो जैसा भी प्रश्न है मेरे भाई, आपको उसको बढ़िया से देखते चलना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो अर्थशास्त्र है ये आपको 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। कब लिखी गई है? तो आपको 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आपको लिखी गई। तो जैसा भी प्रश्न आए आप इसे देख लेंगे। चलिए 19 में क्या कह रहा है? मेगास्नीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, पुष्यमिशुंग। तो देखिए तो मेगास्नीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब जानते हैं? तो आपको 300 सॉरी ये चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान मेगास्नीज की बात न हो रही है। तो मेगास्नीज मेरे भाई 305 बीसी में आता है और दूसरे 98 बीसी तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। और ये जो मेगास्नीज है कहाँ का था? ये आपको यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का ये आपको राजदूत था। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है ना, इसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो साथियों इसके यात्रा वृत्तांत का जो नाम है, ठीक है ना, वो आपको इंडिका है। क्या है? इंडिका। और इस इंडिका से हमें मौर्य वंश के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। और इसने अपनी इंडिका में क्या है कि पाटलिपुत्र में जो नगरीय शासन थी उस नगरीय शासन के बारे में क्या है कि काफी विस्तार से अच्छे से लिखा है। बाकी इधर जो देख रहे हैं बिंदुसार, ठीक है ना, क्या है? बिंदुसार, अशोक, ये दोनों जो है वो आपको मौर्य वंश से क्या है? मौर्य वंश से। हालांकि ये भी जो है मौर्य वंश के संस्थापक ही होते हैं, ठीक है ना। पुष्यमिशुंग जो कि आपको शुंग वंश से मतलब संबंध रखते हैं। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है साथियों, इसे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? तो देखिए मथुरा अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, वंश खेरा अभिलेख, एहोल अभिलेख। तो देखिए तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रयाग अभिलेख से। और इस अभिलेख को जो लिखवाया था, ठीक है ना, वो आपको कौन? तो वो आपको हरिसेन ने। तो 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपको बी हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। क्या है? आगे चलते हैं और कुछ बातों को क्या है कि अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और आप लोग तैयार रहिए कि अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग किताब देखकर जो है इसका आंसर जो है नहीं बताएंगे, ठीक है ना, पहला चीज। क्योंकि बुक देखकर आंसर बताइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्योंकि आपको पता है कि 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए करा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? देखिए ऑप्शन ए करा है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना होता है ना वो आपको उदयन करता है 457 ईसा पूर्व में। तो इसे आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो उदयन है, बिंबिसार है, अजातशत्रु, ये तीनों जो है ना आपको हर्यंक वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? हर्यंक वंश का। तो देखिए तो हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार, दूसरा शासक कौन होता है? अजातशत्रु, तीसरा कौन होता है? तो आपको उदयन। कौन होता है? उदयन। तो देखिए तो बिंबिसार की हत्या कर देता है कौन? तो आपको अजातशत्रु। यानी बिंबिसार को रेस्ट इन पीस में कौन भेजता है? तो आपको अजातशत्रु। फिर आपको अजातशत्रु को भी रेस्ट इन पीस में उसके बेटा उदयन के द्वारा क्या होता है कि आपको भेज दिया जाता है। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं अजातशत्रु, इसने अपने पिता की हत्या कर दिया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है मेरे भाई वो बिल्कुल आपको सही है, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं कि इनकी भी जो राजधानी थी वो आपको कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए 22 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है नवरत्न किस शासक के दरबार में रहा करते थे? ऑप्शन ए कह रहा है अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, उसके बाद है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों ये जो नवरत्न है ना, क्या है? नवरत्न, ठीक है ना, वो किसके दरबार में रहा करते थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो ये जो रहा करते थे ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वह आपको यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा था। ये तो सबसे पहले होगा नहीं क्योंकि ये गलत हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के जो है वो आपको 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे। तो अष्ट दिग्गज उनके दरबार में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा कि अष्ट दिग्गज क्या है? दिग्गज, ठीक है ना, इसके दरबार में। तो आपको कृष्ण देव राय के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद है आपको अष्टप्रधान। क्या है? अष्टप्रधान। देखिए सारा चीज याद रखिएगा।
तो अष्टप्रधान जो है वो आपको वीर शिवाजी के दरबार में जो है आपको रहा करते थे, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दरबार में। उसके बाद है नवरत्न की अगर हम बात करते हैं तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा आपको अकबर, क्या है, अकबर, दोनों के दरबार में जो है वो आपको नवरत्न जो है वो आपको रहा करते थे। तो देखिए आपके एग्जाम में जैसा भी प्रश्न पूछे ना मेरे भाई, आपको उसको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और ये सारी चीज अगर अच्छी लगती हो तो आप इसे नोट भी करते चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। लेकिन उससे पहले इसका आंसर डी नंबर बता चुके हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो देखिए कह रहा है कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, ठीक है ना, कौटिल्य। तो ये जो देख रहे हैं आपको कौन, अभिज्ञान शकुंतलम, इसके जो लेखक है कालिदास। कालिदास को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। इधर देख रहे हैं बाणभट्ट, इसने ये क्या है जानते हैं कि आपको हर्षचरित करके एक ग्रंथ जो है आपको लिखा है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि हर्षचरित जो है कौन लिखा है, ठीक है ना, कादम्बरी कौन लिखा है, तब बाणभट्ट। उसके बाद है आपको बुद्धचरित, क्या है, बुद्धचरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो ये जो बुद्धचरित है कौन लिखा है, तो ये आपको अश्वघोष लिखा है। अर्थशास्त्र, क्या है, अर्थशास्त्र कौन लिखा है, तो साथियों अर्थशास्त्र जो लिखा है ना वो आपको कौटिल्य ने लिखा है। तो ये जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको अच्छे से क्लियर करना है। चलिए तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए 24 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो देखिए तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है साथियों, इसका जो संबंध है ना वो आपको समुद्रगुप्त से, और इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजयों के बारे में क्या है कि आपको जानकारी जो है वो आपको दी गई है। तो इसे आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम आया, इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था कौन था, तब क्या कहोगे, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद है स्कंदगुप्त, इसका जो भीतरी स्तंभ लेख है इससे पता चलता है कि इसने क्या किया था कि हुनों को पराजित किया था। किस अभिलेख से, तो भीतरी स्तंभ लेख से। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इनके दरबार में आपको क्या है कि चीनी यात्री फाहियान आया था। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आपको बढ़िया से देख लेना था। 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 25 में, सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। तो देखिए तो प्राचीन भारत में अभिलेख की जो शुरुआत किया था ना साथियों, वो आपको अशोक ने किया था। कौन किया था, अशोक ने। मतलब कि अभिलेख लिखवाने का कार्य सबसे पहले किस शासक ने किया, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अशोक ने। तो वही कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक से है, तो क्या कहेंगे, अशोक। अशोक किस वंश का है, तो कहेंगे मौर्य वंश। तो देखिए तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य देख रहे हैं, ठीक है ना, और ये दोनों जो है मौर्य वंश से, किससे है, मौर्य वंश से। इधर जो देख रहे हैं चंद्रगुप्त, ठीक है ना, यहाँ कर दीजिए प्रथम द्वितीय, जो करना है समुद्रगुप्त। ये हो जाएंगे आपको गुप्त वंश से, क्या है, गुप्त वंश से। तो कभी कभी शासक और उसके वंश से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 26 में, क्या कह रहा है सुनिए। तो साथियों 26 नंबर प्रश्न को आप लोग भी देखकर इसका आंसर जो है दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो साथियों प्रियदर्शी जो है ना वो आपको अशोक को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद है अशोक किसका बेटा था। तो याद रखिएगा कि अशोक जो है वो आपको बिंदुसार का क्या था, बेटा था। इसका भी संबंध आपको मौर्य वंश से, किससे है, मौर्य वंश से, याद रखना है। और यह मौर्य वंश का दूसरा शासक था, कौन जानते हैं, बिंदुसार। और यह जो था मौर्य वंश का तीसरा शासक था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय कर दीजिए, ये आपको गुप्त वंश से, किससे है, गुप्त वंश से। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे हल कर लोगे, ठीक है ना। तो 26 का राइट आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का क्या है जानते, एक प्रमुख स्रोत है। तो बिल्कुल सही है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसकी जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन इतिहास की। तो देखिए तो ए नंबर कथन क्या है कि आपको सही है, क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है कौटिल्य चंद्रगुप्त द्वितीय का, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो वही कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि ए आर दोनों कथन सही है। तो देखिए ए आर दोनों क्या है, सही है, क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है तथा कथन आर, क्या है, तथा कथन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है ए, ये आपको बिल्कुल सही है। देखिए और ऐसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है ना दिमाग के नस को खोल देता है, यानी कि आपको अच्छा से पढ़ने के लिए मजबूर करता है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 28 में, क्या कह रहे हैं सुनिए। फिर देखिए 28 में ऐसा ही प्रश्न जो है आपको पूछ दिया है। देखिए कह रहा है कि मेगास्नेज बिंदुसार के दरबार में आया था। बिल्कुल क्या है कि आपको
गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज जो है वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कि बिंदुसार के पिता के दरबार में। फिर कह रहा है कि मेगास्थनीज आपको क्या था, कि आपको ग्रीक था। क्या था? ग्रीक था, यूनानी था। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है। तो देखिए ए आर और आर दोनों जो है सही नहीं। कारण क्या है कि केवल इसमें आर सही है, ए सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ए आर दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन तो कभी सही है ही नहीं है। क्या है? नहीं है, एक ही कथन सही है। उसके बाद कह रहा है ए सही है परंतु आर असत्य है। तो देखिए ए क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है ना। इसमें कह रहा सही है। क्या है? सही है, तो होगा ही नहीं। उसके बाद कह रहा है क्या कि आर सही है। तो देखिए आर सही है परंतु कथन ए जो है असत्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 29 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। देखिए तो मौर्य काल में जो टकसाल के प्रधान थे ना वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको लक्षणाध्यक्ष। और टकसाल होता है क्या? तो सीधे कहेंगे कि देखिए कि जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है साथियों उसको जगह को हम लोग क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 30 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है मेरे भाई ये पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए तो ये जो पतंजलि है इसके महाभाष्य से जो है हमें मौर्य काल की क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो पतंजलि है ये किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखना है कि यह आपको पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। अब बताइए कहीं से कोई दिक्कत है? तो नहीं होना चाहिए दिक्कत। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है आपको क्या था? तो शुंग वंश का संस्थापक था और इसी के पुरोहित थे कौन था? आपको पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है आपका जानते हैं? आपको ए वो बिल्कुल आपको सही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो साथियों ये जो देख रहे हैं धम्म महामात्र इसको जो नियुक्त किया था ना वो आपको कौन जानते हैं? अशोक। क्योंकि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने धम्म महामात्रों को क्या किया? नियुक्त किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कनिष्क भी जो था वो आपको बौद्ध धर्म से क्या है कि आपको संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से क्या है कि आपको संबंधित है। बिंदुसार भी जैन धर्म से संबंधित है। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से अर्थशास्त्र जो है कौन लिखा है? तो आपको चाणक्य। इंडिका कौन लिखा है? मेगास्थनीज। इस दोनों पुस्तक से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए तो इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इधर है गुप्त वंश इसके संस्थापक श्रीगुप्त, कुषाण वंश का कुजुल कटफिसस, सातवाहन का जो हो जाएगा सिमुख हो जाएगा। तो इस सब हम पहले भी एनालिसिस की इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था। तो देखिए एलोरा के जो कैलाश मंदिर है साथियों इसका जो निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक ने। और राष्ट्रकूट शासक में भी आपको कौन जानते हैं? तो आपको कृष्ण प्रथम ने इसका क्या किया था कि आपको निर्माण करवाया था। तो देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे कौन थे। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो आपको दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए पल्लव वंश के संस्थापक कहेंगे तो ये आपको श्री विष्णु क्या है? श्री विष्णु। इधर जो देख रहे हैं चालुक्य इसमें 3 जगह के चालुक्य इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। चोल वंश के संस्थापक कहेंगे तो ये आपको विजयालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजयालय। तो साथियों ये सब आपको संस्थापक सबका भी नाम याद रखना है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मगध, अवंती, कौशल, गांधार। तो 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो आपको मगध था। और एक चीज याद रखिएगा कि 16 महाजन पदों की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो देखिए तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो आपको अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय। तो इस अंगुत्तर निकाय से क्या होता है जानते हैं कि आपको 16 महाजन पद के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ है। और जैन ग्रंथ जो है आपको भगवती सूत्र क्या है? भगवती सूत्र। मेरे भाई इस भगवती सूत्र से भी क्या होता है कि आपको मतलब 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बस फर्क यह है कि भगवती सूत्र जो हो गया वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ क्या है कि आपको ग्रंथ हो गया। और इधर जो देख रहे हैं अंगुत्तर निकाय ये आपको क्या हो गया? तो आपको बौद्ध ग्रंथ हो गया। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लेंगे। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन है। तो साथियों अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य, चाणक्य या क्या जानते हैं? तो आपको विष्णुगुप्त। वेद व्यास इन्होंने क्या लिखा था? तो आपको महाभारत। देखिए सब आपको याद रखना है ठीक ना। मनु जो है क्या लिखा है? तो आपको मनुस्मृति ठीक है ना। और यह मनुस्मृति हिंदू विधि पर आधारित पहला कानून है। महर्षि वाल्मीकि
इन्होंने क्या किया है कि आपको रामायण लिखा था। जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया है आपको देख लेना। तो 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे बाबू का जानते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी को अच्छे से जो है आपको देखना है, जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कमेंट को पिन कीजिएगा, ठीक है ना। और हम वहाँ पे आपके जो भी समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। चलिए तो 36 का आंसर जो है ना आप लोग स्वयं दीजिए क्या कह रहा है। 36 का जो आंसर है वो आप दीजिए। चलिए सभी लोग जो है आंसर दीजिए। कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या है, इजी क्वेश्चन है। चलिए चलिए तो जल्दी से आप लोग जो है आप आंसर दीजिए इसका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो साथियों पुराणों की जो संख्या है वो आपको कितनी है, तो कहेंगे आपको कितनी जानते हैं। तो देखिए तो पुराणों की जो संख्या है ना साथियों वो आपको 18 है। क्या है, 18। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से नंबर याद रखिएगा, क्या है, नंबर याद रखना है। तो देखिए तो नंबर याद क्या रखना है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा बात करते हैं। तो इससे देखिए वेद क्या है, वेद, वेद की संख्या कितनी है, 4। उसके बाद है आपको वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है, तो आपको 6। उसके बाद है आपको उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो देखिए तो उपनिषद की संख्या 108 है। उसके बाद जो है साथियों क्या जानते हैं, एक चीज और याद रखिएगा, पुराण क्या है, पुराण, इसकी संख्या कितनी है, तो यह जो है आपको कितनी है, तो आपको 18 है। क्या है, 18। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको मत्स्य पुराण। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जो है जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो सारे लोग जो है अपना फीडबैक दीजिए, क्लास कैसी लग रही, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, और कुछ बात और है जिसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। चलिए देखिए, चलिए देखिए, देखिए कह रहा है अगला प्रश्न देखिए कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया था। साथियों बज्जी को ना सामाजिक ग्रंथों में जो है ग्रंथ कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है ना। और बज्जी जो है यह आपको इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो आपको वैशाली थी। और इसी बज्जी आपको जनपद में जो था सबसे पहले आपको क्या हुआ था, कि आपको आधुनिक मतलब आधुनिक नहीं कहेंगे, कि आपको गणतंत्र मतलब जो आपको शासक होते हैं, ठीक है ना, वो वंशागुणत नहीं होते थे। उसकी क्या होती थी कि आपको चुनाव होती थी, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है वो आपको भारत से ही मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 38 में क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहा है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साथियों जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना क्या करते हैं कि आपको घर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 में कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसके। तो देखिए तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं ना साथियों वो आपको चांदी और तांबे के क्या होते थे कि आपको बने होते थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो पंचमार्क सिक्के हैं ये आपको बुद्ध काल में बनना क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन नंबर जानते हैं कि आपको डी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये सिक्के बुद्ध काल में बनना क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं 40 में क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो आपको किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों ये जो पाटलिपुत्र नगर है ना इसकी जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, ठीक है ना, उदयभद्र द्वारा, इसके अलावा आपको उदयन द्वारा, क्या है, उदयन द्वारा। तो याद देखिएगा कि ये जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी जो स्थापना की जाती है ना वो आपको अजात शत्रु के द्वारा, सॉरी अजात शत्रु कहते हैं आपको उदयभद्र, ठीक है ना। और इसी उदयभद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको उदयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदयन कहते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ सुनो, छठा का बुक पढ़िएगा तो उसमें अजात शत्रु भी दिया रहता है, लेकिन जैसा ऑप्शन है आपको देख लेना है। तो इसका राइट आंसर उदयभद्र मारिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम उदयभद्र देता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 41 में कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो साथियों
वो पहले भारत में था, क्या है, भारत में था, लेकिन भारत विभाजन के बाद इस विश्वविद्यालय के जो अवशेष है वो आपको पाकिस्तान चले गए। तो इसका ऑप्शन जो होगा, देखिए ए जो होगा वो आपको राइट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमेशा विवाद बना रहता है। तो देखिए तक्षशिला जो है विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, जो आपको कहाँ है, तो आपको भारत में स्थित था, लेकिन अभी जो ये क्या है, तो पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा ये विवादित क्वेश्चन है, एक छुड़िए के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए 42 में कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए कह रहा है आपको समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंद गुप्त। देखिए तो ये जो फाहियान है ना साथियों, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या हुआ था कि आपको भारत आया था, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और फाहियान था कहाँ का, तो चीन का एक बौद्ध यात्री था। तो जैसा भी प्रश्न आए आप यहाँ से इसे देख लेंगे। चलिए उसके बाद है अगला प्रश्न क्या करा है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 43 में कह रहा है कि भारत का नेपोलियन, ठीक है ना, आपको किस शासक को कहा जाता है। तो साथियों भारत का जो नेपोलियन है ना, वो आपको किसे कहा जाता है जानते हैं, तो वो आपको समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए कि आपको अशोक, तो अशोक जो है मौर्य वंश से। अकबर जो है आपको इसका शासनकाल याद रखिएगा 1556 से 1605, और यह मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से आपको 298 ईसा पूर्व, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त जो है इसका शासनकाल 350 से 375 ईस्वी, तो इसे भी आपको याद रखना है, 350 से 375 क्या कहेंगे, तो आपको ईस्वी। उसके बाद है अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से आपको 236 ईसा पूर्व। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, तो देखिए तो वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण जो है कब हुआ था, मतलब कनिष्क राजा कब बना था। तो कनिष्क जब राजा बना था ना 78 ईस्वी में, तो इसने एक कैलेंडर चलाया था जिसको हम लोग कहते हैं शक संवत। देखिए तो यहाँ पे जो कैलेंडर है एक आध गो उसको जान लीजिए। जैसे देखिए एक है आपको शक संवत, क्या है शक संवत। एक जो है आपको क्या है, तो मतलब विक्रम संवत, क्या है विक्रम संवत। थोड़ा सा हमें लाइन से लिखना चाहिए था लेकिन हम मिस कर गए। चलिए एक है आपको गुप्त संवत, क्या है गुप्त संवत, ठीक है ना। एक जो है आपको हिजरी संवत, क्या है हिजरी संवत, ठीक है ना। हिजरी संवत के बाद जो हो जाएगा इलाही संवत, क्या है इलाही संवत। तो साथियों ये जो संवत है इसमें से एक न एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है हिजरी संवत, ठीक है ना। तो ये जो शुरुआत होती है 600 कितना में जानते हैं, तो आपको 22 ईस्वी में। उसके बाद है गुप्त संवत 319 ईस्वी में, जब आपको चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू होता है। शक संवत 78 ईस्वी में क्या होता है कि आपको शुरू होता है। तो देखिए तो सब इसमें ईस्वी में है, लेकिन एक ईसा पूर्व में कौन जानते हैं, तो आपको विक्रम संवत। इसको आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 44 का राइट आंसर वो आपको बी हो जाएंगे। चलिए 45 में मेरे भाई क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो आपको कौन था, यही पूछा जा रहा है। तो साथियों मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था ना वो आपको कौन था जानते हैं, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब इसके संस्थापक पूछा जा रहा है। तो एक नंबर में कौन चंद्रगुप्त मौर्य, दो में कौन बिंदुसार, तीन में कौन तो आपको अशोक, और चौथा जो था वो आपको कौन था बताइए, कुणाल। कौन था, कुणाल था, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखिएगा कि अशोक का एक बेटा था महेंद्र, जिसको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेज दिया था। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 46 में कह रहा है मेगास्नीज कौन था, यात्री, व्यापारी, राजदूत, गुलाम। तो साथियों मेगास्नीज जो था ना वो आपको कौन था जानते हैं, तो यह आपको एक राजदूत था, क्या है राजदूत था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसका था, तो सिल्कोस निकेटर का था। ये सब बताए हुए हैं इसीलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए कह रहा कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था, तो अशोक ने क्या किया था कि कलिंग युद्ध को जीतने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसने क्या किया था कि धर्म की शुरुआत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कहेंगे तो ये आपको मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहेंगे ये आपको गुप्त वंश का था, याद रखना है। कनिष्क तो ये आपको कुषाण वंश का था। जैसा भी आपके एग्जाम में आए प्रश्न उसको देख लेता है। 47 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएंगे। चलिए 48 में क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, अभी बताए थे कि मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा शासक था वो आपको अशोक था, ठीक है ना। उसके बाद कहेंगे दूसरा तो वो आपको बिंदुसार, और प्रथम कहेंगे तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। महेंद्र इसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा जाता है। संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं 48, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ऑप्शन नंबर जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न में, और आप लोग जो है इसका आंसर जो है फटाफट दीजिए, क्योंकि ये चीज आप पढ़े हैं, क्या है पढ़े हैं, ठीक है ना। इसका आंसर जो है आप लोग फटाफट दीजिए, ठीक है ना।
कोई भी आदमी जो है गलत आंसर नहीं देंगे, क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा किए थे। चलिए, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है कब, किस नदी के संगम पर जो है वो आपको की गई थी। तो देखिए, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो होती है ना, वो आपको 457 ईसा पूर्व में पुनपुन, सोन और गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 50 में। क्या है 50 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कलिंग की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 261 ईसा पूर्व, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 280। देखिए, इसमें तो ईसा पूर्व कहीं है ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ईसा पूर्व कर लीजिए, ठीक है ना। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का लड़ाई लड़ा गया था खारवेल और किसके बीच जानते हैं, तो आपको अशोक के बीच में। तो साथियों, इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं खारवेल, क्या देख रहे हैं, खारवेल, ये आपको महामहिम वाहन वंश का था। जबकि आपको क्या कहते हैं कि अशोक, ये आपको मौर्य वंश का था। इस युद्ध को भले ही अशोक जीत गया, लेकिन इसके बाद उसका कठोर हृदय परिवर्तित होता है और वह बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है, कि आपको अपना लेता है। तब 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना मेरे भाई, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 51 में कह रहा है कि मुद्रा अध्यक्ष किसकी रचना है। देखिए, मुद्रा अध्यक्ष नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, मुद्रा राक्षस होगा। क्या होगा, मुद्रा राक्षस। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। देखिए, मुद्रा राक्षस क्या है, मुद्रा राक्षस। तो देखिए, तो ये मुद्रा राक्षस है ना साथियों, यह आपको विशाख दत्त की क्या है कि आपको रचना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 52 में। क्या करा है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो साथियों, मगध 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली था और इसकी जो स्थापना की जाती है ना, वो आपको बिंबिसार के द्वारा। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के क्या था, कि आपको प्रथम राजा था, ठीक है ना, याद रखना। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कहेंगे तो वह कौन हो जाएगा जानते हैं, तो अंतिम शासक नागदशक हो जाएंगे। उसका देखिए अजातशत्रु, उदयन, क्या है उदयन, ठीक है ना। ये सब जो देख रहे हैं चारों के चारों, ये आपको हर्यक के वंश का राजा है। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 53 में कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार, ठीक है ना, क्या है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार क्या है कि आपको महाजन पदों की संख्या कितनी है। तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और इसके अनुसार महाजन पदों की जो संख्या है वो आपको 16 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। शक संवत का आरंभ किसने किया था। तो साथियों, शक संवत का जो आरंभ किया था अभी बताया है कि आपको कनिष्क ने 78 ईस्वी में, जब वो राजा बना था इस उपलक्ष्य में। और भारत सरकार इसी शक संवत कैलेंडर को जो है आपको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में क्या किया है, कि आपको अपनाया है। तो 54 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 55 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था ना, वो आपको क्या था, देखिए, तो 320 से 298 ईसा पूर्व। तो करीब का ऑप्शन यही आ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन हालांकि अगर हम शासनकाल सही से अगर जानते हैं तो आपको 323 क्या हो जाएगा, 323, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर 323 बीसी से 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। अगर ई ऑप्शन में नहीं रहे तो 322 जो है वो भी दिया रहता है। तो देखिए, तो शासनकाल को आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप 55, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। चलिए 56 में कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। बताए थे कि विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, धारण किया था। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। समुद्रगुप्त जो है कविराज की उपाधि धारण किया था। स्कंदगुप्त के भित्तीय स्तंभलेख से पता चलता है इसने क्या किया था, कि हुनों को पराजित किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए महाराजा धीराज क्या है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो क्या कहिएगा, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। तो जैसा भी प्रश्न है आप इसे देख लीजिएगा। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो था वो आपको कौन था। तो साथियों, मौर्य काल का जो सबसे प्रसिद्ध यूनानी यात्री था वो आपको मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो क्या कहिएगा, मेगास्थनीज। अलबरूनी जो है वो आपको 224 में भारत आया था, इसका यात्रा वृत्तांत आपको पता होगा। किताबुल हिंद क्या है, किताबुल हिंद, ठीक है ना। उसके बाद है आपको फ्रांसिस बर्नियर क्या है, बर्नियर। तो बर्नियर जो था कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का था। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो आपको क्या था, तो ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले चैप्टरों में। तो ये जो देख रहे हैं 57, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 58 में क्या कह रहा है, ये लास्ट है इस चैप्टर का प्रश्न। देखिए कह रहा है कि हेनसांग
किस देश का यात्री था? तो साथियों हेनसांग जो था ना, वो आपको चीन का बौद्ध यात्री था। और हेनसांग को हम लोग यात्रियों का क्या कहते हैं कि आपको राजकुमार कहते हैं, ठीक है ना। और हेनसांग की यात्रा वृत्तांत क्या है? तो बताए थे कि हेनसांग की यात्रा वृत्तांत जो है वो आपको CU की है, ठीक है ना। और हेनसांग जो है भारत कब आया था? तो कहेंगे 629 में, और 644 तक जो है वो आपको रहा था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आप सारे लोगों को ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।